अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस दिखाते हुए आज के दिन भी विटनेस किए गए। वीक का आगाज़ नेगेटिव नोट पे हुआ और ओवरऑल देखा ये जा रहा है रोल ओवर वीक के बाद मार्केट की परफॉर्मेंस कुछ नेगेटिव टेरिटरी विटनेस इस वजह से भी कर रही है कि मार्केट के अंदर कुछ न्यूज़ थी जिसका इम्पैक्ट आना था, या फिर ये जो पोलिटिकल थोड़ा नॉइज़ क्रिएट हो रहा है और सेनेट के इलेक्शंस का वेट हो रहा है जिसका इम्पैक्ट मार्केट के अंदर वाकई दिखाई दे रहा है और इस वजह से भी मार्केट में नेगेटिव परफॉर्मेंस देखी जा रही है। एट द सेम टाइम मार्केट में पॉजिटिविटी या फिर हम कह सकते हैं बुलिश नोट इसलिए भी विटनेस किया जा सकता है कि पॉलिटिकली थोड़ा सा स्टेब्लिश होते हुए दिखाई दे, यानी कि जो स्टेबिलिटी है थोड़ी वो दिखाई दे। उसके बाद मार्केट के अंदर ये जो एक हम कहेंगे परफॉर्मेंस या फिर पार्टिसिपेशन या डेली बेसिस पे जो इन्वेस्टर्स का जो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज होते हुए दिखाई देगा। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज के मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,865.02 के लेवल पर, हायर साइड टू मार्केट के 46,009.38, लोअर वाज 45,092.80 एंड फाइनली क्लोजर 45,593.43 का, यानी कि चेंज रहा 271.59 का डिक्लाइन। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 368.38 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में हम देख रहे हैं डिक्लाइन, यानी फ्राइडे के मुकाबले में 111.59 मिलियन शेयर्स का वैल्यू रही 18.39 बिलियन रुपीस। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप बीइंग इन ग्रीन टेरजी एस्कार्ट 9 लिमिटेड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.70 के इजाफे के साथ 31.43 पे क्लोजर। 31.76 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। टीआरजी पार्क सेकंड स्कॉर पे 0.57 का डिक्लाइन देखा गया, 141.49 पे क्लोजर रहा। 24.61 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली यूनिटी फूड्स 1.68 का डिक्लाइन देखा गया, 29.70 पे क्लोजर रहा। 21.20 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। हम देख रहे हैं एक पॉजिटिविटी प्रिवेल भी हो रही है। कुछ स्क्रिप्ट्स जिनमें बाइंग नहीं देखी जा रही थी या उनके अंदर परफॉर्मेंस नहीं देखी जा रही थी, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे भी कुछ डिफरेंट पार्टिसिपेशन देखी जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इकोनॉमिक नंबर्स पे भी डिस्कशन करेंगे। आज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं आजम खान, उनको वेलकम करते हैं। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं और इकोनॉमी पे भी गहरी नजर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले ये बताइए, मार्केट की परफॉर्मेंस कुछ नेगेटिव जोन में दिखाई दे रही है। एक हफ्ते हमने देखा कि रोल ओवर वीक दिखाई दे रहा था, कुछ अनसर्टिनिटी थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हम कह सकते हैं एक तरफ है भी, लेकिन रूमर्स भी मौजूद होते हैं मार्केट में और सेंटिमेंट्स नेगेटिव जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, बेसिकली स्टॉक मार्केट तो चलती है रूमर्स के ऊपर है। बात ये है कि मार्केट का रूमर्स से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है। मार्केट में जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स थी वो डेफिनेटली आ चुकी हैं, सबने देखी हैं और बहुत बेहतर आई हैं। 2019 के मुकाबले में 2020 के जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आई हैं, जो हमने देख रहे हैं कि जनवरी से आना शुरू हो गई थी, वो जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 20 से 25% उनमें ग्रोथ नज़र आएगी, उससे ज़्यादा देखी गई है। मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से भी रैली कंटिन्यू हुई है 42,000 के लेवल के ऊपर। वरना आपने देखा था कि 25 जुलाई 2018 से लेके और अभी 2020 तक दिसंबर तक मार्केट की एक रेंज बाउंड एक्टिविटी थी। 3 दफ़ा मार्केट ने जो है 28,000 का लेवल किया, फिर उसके बाद 42,000 का लेवल किया। इसी रेंज बाउंड मार्केट काम कर रही थी। वॉल्यूम 200-250 मिलियन शेयर्स के आपके वॉल्यूम थे। उसके बाद जब कॉर्पोरेट अर्निंग्स आने का सीजन शुरू हुआ है तो उसमें एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत बेहतर अर्निंग्स आएंगी, क्योंकि जहां कोरोना था, दुनिया भर के अंदर मुश्किलात थी, वहां पाकिस्तान के अंदर जो अपनी प्रोग्रेस थी वो बेहतर हुई है। ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ भी है और बड़ी एक लोगों के लिए सरप्राइजिंग चीज़ भी है कि जहां ग्रोथ के अंदर, जहां अर्निंग्स के अंदर डाउन साइड आ रहा था, वहां पाकिस्तान के अंदर अपसाइड देखा गया है हमने। अच्छा। उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, तो उसकी वजह से मार्केट ने 42,000 से लेकर 47,000 की रैली बनाई है। उसके अंदर वॉल्यूम्स भी हमने बहुत बेहतर देखे हैं। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि 8-10 ऐसे स्क्रिप्ट ने जिनमें काम हो रहा है। मेजर ऑल ओवर देखें तो आप क्या डेवलपमेंट चल रही है आजम खान साहब? ओवरऑल अगर हम पीएसएक्स की बात करें, रीजन में सबसे सस्ती मार्केट है ये, नो डाउट 7 और 7.5 के पीई के अराउंड इसकी जो है वो ओवरऑल चल रहा है। रीजन में सबसे सस्ती मार्केट होने के बावजूद पार्टिसिपेशन फॉरेनर्स को हम अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन एंड आई मस्ट से कि ये बहुत बड़ा कंसर्न भी है, एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी है, इन्वेस्टर्स के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी है। हमने देखा था कि 25 जुलाई 2018 के बाद से लेके तकरीबन उस वक्त इन्वेस्टर तकरीबन हमारे पास 2,18,000 के करीब इन्वेस्टर थे स्टॉक मार्केट के अंदर। हमारी जो स्टॉक मार्केट थी तकरीबन एक वक्त के अंदर 2017 के अंदर $100 बिलियन की स्टॉक मार्केट थी हमारी। उसके बावजूद हमने देखा कि रीजन में उस वक्त भी हम चीप थे बहुत ज़्यादा
डिस्काउंटेड मार्केट थी हमारी बहुत ज़्यादा। हम समझते थे कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान में जिस तरह ग्रोथ नज़र आ रही है, हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे, लेकिन उसका बिल्कुल रिवर्स इफेक्ट आया और तकरीबन आप ये देखिए 2020 के अंदर $500 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है और अभी आप देख लीजिए 200 से $250 मिलियन का जो है वो आउटफ्लो हमें पिछले एक क्वार्टर के अंदर नज़र आया। तो ये बड़ी शॉकिंग एक सिनेरियो है। हम जहाँ पे इन्वेस्टर को पिच कर रहे हैं, जहाँ हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जा रहे हैं, जहाँ हम अट्रैक्ट करने जा रहे हैं, वहाँ हम कैपिटल मार्केट के ऊपर स्पेसिफिक ये कंसर्न नहीं कर रहे कि एक कमेटी बना के और उसको एड्रेस किया जाए कि जब आप रीजन में रेगुलेटर ज़्यादा स्ट्रिक्ट है स्टॉक मार्केट के लिए या कोई और रीज़न है? देखिए मैं समझता हूँ कि जो सबसे मेन इसकी एक वजह है ना, सबसे मेन वजह वो ये है कि जब 2008 के अंदर इंटरनेशनल रिसेशन आया था तो हमने आईएमएफ से लोन लेने के लिए 110 दिन के लिए मार्केट को अपनी बंद किया था और वो एक ऐसा एक ब्लैक पैच है आपका जो मैं समझता हूँ कि आने वाले 20, 25, 30 सालों के अंदर भी उसको सही करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्वेस्टर को, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को, स्पेशली फंड्स को ये अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत होती है वो अपना फैसला किसी वक्त भी ले सकती है। मतलब 110 दिन के लिए कैपिटल मार्केट को बंद कर देना। हम बात करें इनिशिएटिव जो कि मैं चाह रही हूँ आपसे पूछना भी कि हम फॉरेनर्स को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे, एट द सेम टाइम इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज का पैसा भी पाकिस्तान में लाने के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट जैसा इनिशिएटिव लिया जाता है। एट द सेम टाइम क्या रीज़न है, क्या एफएटीएफ का स्टैंड है जो अभी तक हमें घेरे हुआ है? क्योंकि 2006 या 2007 से हम देखें तो $38 बिलियन का नुकसान पहुंचा चुका है हमें ये ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट एंड व्हाइट लिस्ट का जो इश्यूज है। तो प्लीज़ ये आप कमेंट नहीं, मैं नहीं समझता कि एफएटीएफ का इशू है। इसका एक बड़ा मेन कंसर्न है और उसका कंसर्न है कि मार्केट के अंदर डेप्थ नहीं है आपकी तकरीबन 563 कंपनीज लिस्टेड है आपकी मार्केट के अंदर, $60 बिलियन की आपकी मार्केट है, 50% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टेक है उसके अंदर। लेकिन आप ये अभी वॉल्यूम उठा के देखिए लास्ट 6 मंथ के, आपको थर्ड टियर स्टॉक्स के अंदर जो है वो टॉप 10 नजर आएगा, फिर आपको सेकंड टियर के अंदर जो है वो उसके बाद जो है वो 10 नजर आएगा। ब्लू चिप स्टॉक्स जो हैं जैसे आपका ईएनपी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, आपका फर्टिलाइजर सेक्टर है, इसके अंदर बिल्कुल हैवी वेटेज जो है उसके अंदर, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मार्केट के अंदर हमारी लिक्विडिटी नहीं है। हमारे इन्वेस्टर जो है वो 2.25 लाख से श्रिंक होकर 1.25 लाख के ऊपर आ गए हैं तकरीबन, प्लस ये कि उसके अंदर भी 18-20 हज़ार हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं। अब उसकी रीज़न ये है कि ओवर रेगुलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा की गई हैं। ये सिनेरियो हमने देखा था 2013 से लेकर 2018 के दरमियान, जो चेयरमैन एससीसीपी आए थे उस वक्त और जो एसएमडी के कमिश्नर आए थे, उनकी तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर दिया गया लोगों को और इतना ज़्यादा ब्लैकमेल किया गया कि उसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो मार्केट से चले गए, इंडिविजुअल भी, कॉर्पोरेट भी और ब्रोकेज हाउसेज भी, क्योंकि इदारों को ओवर रेगुलेटेड कर दिया गया है। तकरीबन 8 ऐसे रेगुलेटर हैं जो इस वक्त स्टॉक मार्केट को जो है वो वॉच करते हैं बेसिकली। उसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी हैं, उसके अंदर जो है वो कॉर्पोरेट इदारे भी हैं, उसके अंदर ब्रोकेज हाउसेज भी हैं। तो आप बाहर से चीज़ें पढ़ते हैं, बाहर की चीज़ें देखते हैं, बाहर से कोर्सेज करते हैं, आगे पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करते हैं। पाकिस्तान की मार्केट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो, इन्वेस्टर को आप लेके आए। आप बाहर की पॉलिसी ला के अमेरिका रेगुलेटेड हो बट ओवर रेगुलेटेड ना हो, इट्स ओवर रेगुलेटेड मार्केट बेसिकली। चलें अब कुछ रीसेंट टाइम्स की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है। एट द सेम टाइम यहाँ पे टैक्स कलेक्शन अभी भी कुछ कम है, जो कि आईएमएफ की सबसे बड़ी एक हम कहेंगे कंडीशन भी होती है कि टैक्स कलेक्शन जो है वो बेटरमेंट की तरफ जाए पाकिस्तान में। तो यहाँ पे क्या लूप होल दिखाई देता है? देखिए बेसिकली आपकी बात सही है बिल्कुल। टैक्स टू जीडीपी आपका 11.5 से 12% है और टैक्स टू जीडीपी जब तक पाकिस्तान के अंदर 19 से 20% नहीं होगा आपका, पाकिस्तान को आप ब्रेक इवन के ऊपर नहीं ला सकते। 8,000 अरब रुपए की आपको सालाना आपका खर्चा है और आप कमाते हैं तकरीबन 4 से 5,000 अरब रुपए, तो 3,000 अरब रुपए का तकरीबन शॉर्टफॉल तो आपका सीधा सीधा वहाँ है। प्लस ये कि जो आपने लोन्स लिए हैं तकरीबन वो मिला के $97 बिलियन से अभी $120 बिलियन तक पहुँच चुके हैं आपके, जो तो उसकी वजह से जो आपकी रीपेमेंट शेड्यूल है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त है आपका। तो मैं समझता हूँ कि आपके 20-22 लाख 23 लाख जो आपके टैक्स पेयर हैं उनमें से तकरीबन 25% ऐसे हैं जो नील टैक्स रिटर्न जमा करने हैं आपके। एक तो उसकी वजह यह है कि लोगों को कॉन्फिडेंस देके लोगों को ये शऊर देना है और ये शऊर आया है मेरे ख्याल 1-1.5 साल के अंदर बहुत बेहतर हो गया है, वरना आपका टैक्स टू जीडीपी बहुत कम था। प्लस उसके अलावा ये कि जो आपके रिटर्न जमा कराने की तादाद थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, लोग सीरियस लेते नहीं थे। अब लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ है कि आपको अपनी चीज़ों को सीधा करना पड़ेगा, तो काफ़ी बेहतरी आ गई है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि वो चीज़ नहीं हो पाई है जिसकी हम समझते हैं कि ज़रूरत है पाकिस्तान को इस वक्त। लेकिन मैं
ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ कि एफबीआर की ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। इनकम टैक्स के हवाले से, टैक्स कलेक्शन के हवाले से, जो कॉर्पोरेट सेक्टर काम कर रहा है, स्पेशली जो एफबीआर का है, वो बहुत आउटस्टैंडिंग काम कर रहा है। और रिटर्न जब जिस और तरह हमें की अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट भी करना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल जो अच्छा डेफिनेटली काम कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे, और यही यही मैंने नोटिस भी किया है अभी कि जो ऑफिसर्स, जो इदारे इस तरह का काम कर रहे हैं, वहाँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी चाहिए कि वो उनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि जाहिर बात है उनको एक अप्रिसिएशन की ज़रूरत है। वो रिटर्न्स में यही मांगते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर वो टाइम दे रहे हैं अपना और अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं ये, और तो उसके लिए बहुत बेहतरी है कि अगर उनको अप्रिसिएशन दी जाए तो वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा चीज़ों को। राइट राइट। अच्छा सर, ओवरऑल ये देखा जाता है कि जो सैलरीड क्लास है वो टैक्स देती है, बाकी जो बिग गन्स हैं वो टैक्स चुरा जाते हैं और उनको बड़े तरीके भी पता होते हैं कि किस तरीके से टैक्स चुराना है। एट द सेम टाइम अगर हम इसको दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया जाता है, उनके लिए एमनेस्टी भी दी गई, और अब एट द सेम टाइम कुछ एमनेस्टीज ऐसी दी जाती हैं ताकि वो अपने तरीके से सामने आएँ और जितना उनके पास है अमाउंट उसको प्रॉपरली डिक्लेयर करें और आने वाले दिनों में टैक्स दें। तो इतनी ज़्यादा हम कहेंगे लीनियंसी, इंडल्जमेंट देने के बावजूद क्यों लोग इतना ज़्यादा हैं कि वो अभी भी छुपने की कोशिश करते हैं, या हर बार उनको नई एमनेस्टी चाहिए होती है? असल में हर दौर के अंदर उनको छोड़ दिया गया, और उनको पता है पाकिस्तान में कि 10 अरब रुपए की करप्शन करके 1 अरब रुपए आप प्री बार्गेन के लिए आप रखें, आपका काम हो जाएगा। आपको एक बड़ा वकील करना है और उसके बाद जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी ऑटोमेटिकली हो जाती है। लोगों को लगता है कि लोगों को समझ आ गई है चीज़ों की, वो पाकिस्तान को अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकते हैं बेसिकली। लेकिन जिस तरह से अब सिस्टम चल रहा है और जिस तरह से सिस्टम बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर भी वो कितना भी छुपा लें, कितना भी बचा लें, उनको बताना पड़ेगा। अगर आपके पास 5 करोड़ आपके पास बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं तो डेफिनेटली आपको एक ना एक दिन उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। कब तक आप वो पैसा, वो सोना, वो चीज़ें आप छुपा के रखेंगे? इसकी मिसाल आप रिसेंटली देख लीजिए, जो एफबीआर का जो बेनामी जोन है, जिस तरह से वो आउटस्टैंडिंग काम कर रहा है, मैं समझता हूँ कि ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। गाड़ियों के अंदर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी की है, इस वक्त बैंक अकाउंट्स के अंदर बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी की है, प्लस जो प्रॉपर्टीज़ लोगों ने बेनामी रखी हुई हैं, प्लस जो है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर रखी हुई हैं, उसको वो रिकवर कर रहे हैं। और वो ऑफिसर्स, उनकी भी फैमिलीज़ हैं, उनकी भी जिम्मेदारियाँ हैं और उन पर भी रिस्क है, क्योंकि जो इस तरह का काम करते हैं वो ठीक लोग तो होते नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान के लिए और वो पाकिस्तान के नाम पे इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मैंने इसीलिए अर्ज़ किया कि जो इस तरह के लोग काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, और लोगों को जब तक कि आप इस तरह से फ्रेम के अंदर नहीं लेके आएंगे, लोग नहीं देंगे। आपने एमनेस्टी भी देके देख ली है, आपने उनको बेनिफिट भी देके देख लिए, लोग इस तरह अटैक नहीं होते जब तक। तो सर हमारे पास नादरा का डाटा मौजूद है और यहाँ से भी कुछ काम किया जा सकता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखा जा सकता है कि उनके एक्सपेंडिचर इतने हैं। और रिसेंट मैंने प्रोग्राम भी किए थे डिफरेंट, जिसके अंदर हमने कहा था कि बिजली के बिल जितने आ रहे हैं या उनके यूटिलिटी बिल्स जितने आ रहे हैं, तो उससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक इंसान 12 लाख या 15 लाख का जब बिल पे कर सकता है तो उसकी इनकम कितनी होगी। डेफिनेटली आपकी बात सही है। देखिए ये 74 साल में जो कुछ हुआ है, आप इसको 72 साल लगा लें 2018 तक, उसको आप 2 साल में तो ठीक कर नहीं सकते हैं ना। उसके लिए आपको टाइम चाहिए। लेकिन मैंने आपको इतना बता दिया कि जो लोग ये समझते थे कि पाकिस्तान ट्रैक के ऊपर नहीं है, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सिस्टम इस वक्त ट्रैक पे आ चुका है। अब उनको जितनी देर में वो समझ जाएं इतना उनके लिए अच्छा है। बेसिकली बात ये है कि लोगों को लगता था कि हम बड़ी चीज़ों को सही तरीके से अपनी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये वक्त जो आ गया इसका अंदाज़ा नहीं था उनको। आप जब तक खुद टैक्स पेयर आगे बढ़ के या खुद लोग आगे बढ़ के इनिशिएट नहीं करेंगे, ये चीज़ें इनिशिएट नहीं होंगी। सेकेंडली ये है कि सिस्टम बन रहा है अभी। मैं समझता हूँ कि 1 साल 1.5 साल और लगेगा आपका। ये तमाम कंज्यूमर, इवन के जो आदमी एक 100 रुपये का पेट्रोल डलवाता है 1 लीटर रोजाना सुबह, वो भी 37 रुपये उसके ऊपर टैक्स देता है। वो टैक्स चोरी करता है वो पेट्रोल के पंप वाला। अगर वो महीने में 3,000 रुपये का पेट्रोल डाल रहा है तो डेफिनेटली आप सोचिए ना कि वो साल के अंदर 36,000 रुपये का पेट्रोल डाल रहा है, तो डेफिनेटली ये इनडायरेक्ट टैक्स है। उसकी वजह से वो टैक्स भी उसका तो बनता है बेसिकली। वो 37 रुपये वो पाकिस्तान को जो टैक्स दे रहा है वो टैक्स पेयर है बेसिकली। अब उसमें चोरी कौन कर रहा है? वो पेट्रोल पंप वाला चोरी कर रहा है, आगे का जो सिस्टम है वो चोरी कर रहा है। तो बेसिकली ये आने वाले सिस्टम वक्त के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो 4-5 साल के अंदर हम ये देखेंगे कि यूरोप अमेरिका की तरह से जिस तरह से सिस्टम बने हुए वहाँ पे, पाकिस्तान में भी अल्लाह ने चाहा तो एक बहुत बेहतर और जामे सिस्टम बन जाएगा। एट द सेम टाइम रियल एस्टेट की बात करते हैं, थोड़ा सा रेगुलेशन की बात हो रही है और टैक्सेशन की बात हो रही है, तो रियल एस्टेट के अंदर भी काफ़ी पार्किंग मौजूद है लोगों की, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? यहाँ पर कैसे उनको जो है वो
केटर किया जाए, वहाँ पे उनके ऊपर कैसे क्रैक डाउन किया देखिए, जाए? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की फिलहाल तो भी तवज्जो ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर में, क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी है। सेकेंडली ये कि इससे आप जो है वो रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट कर सकते हैं। राइट। सेकेंडली ये कि एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी हो सकती है। जो मेन कंसर्न है ना इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, Employment वो generate हो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, क्योंकि बेरोजगारी पाकिस्तान में बेतहाशा हो गई है। तो उस हवाले से देखा जाए तो इसलिए इस सेक्टर के ऊपर हाथ रखा गया है कि इस सेक्टर से ये तमाम चीज़ें कवर होती हैं आपकी। अब उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उन लोगों को ये बेनिफिट दे रहे हैं कि जितना भी उनका काला धन है वो निकालें, वो लाएं सामने, वो दिखाएं और उसमें वो जो बना सकते हैं बनाएं। और एक फिक्स टैक्स बिल्कुल, वो regime होनी फिक्स टैक्स रिजीम के तहत वो पैसे भी दें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, Right. अपना भी कमाएं और रेवेन्यू भी अर्न करें, प्लस वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करें। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर मैं समझता हूं कि अभी जिस तरह मैंने जिक्र किया बेनामी जोन का, एफबीआर के जिस तरह से काम हो रहा है, इन्होंने बहुत अच्छी रिकवरीज की हैं और ये इसमें तकरीबन बिल्डिंग्स हैं, इसमें प्लॉट्स हैं, फ्लैट्स हैं, इसके अंदर घर हैं इसके अंदर। और ऐसे इस तरह मैंने आपको बताया ना कि लोगों ने पाकिस्तान को, अगर वो अपना दिमाग लगाते पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, जितना यहाँ की ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी कुछ ऐसी ब्लैक शीप्स हैं जिन्होंने अपना दिमाग पाकिस्तान को बेहतर करने में नहीं लगाया, उन्होंने अपना दिमाग लगाया अपने कमाने के अंदर, अपनी करप्शन के अंदर। तो मैं समझता हूं कि जब तक वो ब्लैक शीप्स ऊपर के लेवल पे बैठी हुई हैं आपकी 21-22 ग्रेड के अंदर, आप जब तक सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते। सिस्टम नीचे से ठीक होता है तो वो ऊपर रोक देते हैं, अगर वो ऊपर से सिस्टम को खराब करते हैं तो नीचे ऑटोमेटिकली सिस्टम खराब हो जाता है। तो मैं समझ, इसलिए मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा अरसा लगेगा, ये छाटी हो रही है क्योंकि अब ग्रास रूट लेवल्स पे काम हो रहे हैं। बिल्कुल, अब उनको ये नजर आ रहा है। अब इस वक्त जंग पाकिस्तान में, आपको पता है क्या, इस वक्त जंग पाकिस्तान में जो है ना वो करप्शन की नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान में जंग जो है वो करप्शन में जो पैसा बनाया हुआ है उसको बचाने की है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बारी जो है वो बारी बारी आ रही है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप देखेंगे 6 महीने साल के अंदर सबकी बारी आएगी। तो जितने लोगों को, मैं आज भी कहता हूं कि जितने लोगों ने, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर और ये जो हुकूमत काम कर रही है, बाकी इसके अलावा जो इदारे काम कर रहे हैं, आपके पास जो कुछ है आप एक दफा उसको डिक्लेयर कर दें, बता दें, गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन उसके बाद आप अपने आप को टैक्स पेयर के अंदर लेकर आए, आप टैक्स दें। आपने कमाया पाकिस्तान से है, आप 3-3, 4-4 दफा इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं साल के अंदर, आप 1-1 लाख रुपए का बिजली का बिल दे रहे हैं, आपने 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियां रखी हुई हैं। ये सब चीजें वॉच हो रही हैं, ये सब चीजें देखी जा रही हैं, सब चीजों का अंदाजा है। मतलब जिसका मोबाइल का बिल, जिस आदमी का 50,000 रुपए महीने का आए और वो अपनी इनकम जो है वो 2 लाख रुपए डिस्क्लोज कर रहा हो, डिक्लेयर कर रहा हो साल के अंदर, तो डेफिनेटली ये बहुत सारी ऐसी कंसर्न है। लोग ये समझते हैं कि लोगों को नहीं पता कि क्या हो रहा है, पता सबको है, सब चीजों का अंदाजा है। आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम को जो है वो बेहतर करने जा रहे हैं, क्योंकि एकदम अगर सिस्टम को आप चौक करेंगे ना तो पाकिस्तान के अंदर हो जाएगा सिस्टम, जी हाँ, क्योंकि 72 साल में 90% पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ब्लैक इकोनॉमी थी बेसिकली, उसको आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है ना व्हाइट के अंदर लेके आना है। तो अगर आप एकदम स्टेप इन करेंगे तो पूरा का, क्योंकि ब्लैक माफिया तो है बेसिकली ये, तो पूरा का पूरा सिस्टम वो चौक कर देता है। तो इसलिए सिस्टम को ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया जा रहा है और आने वाले वक्त में आप देखेंगे चीजें बहुत बेहतर होंगी, चीजें बहुत बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। चलें स्टॉक मार्केट के ऊपर आते हैं। बहुत सारी हमने इकोनॉमी के ऊपर बात की और हमने ब्लैक शीप्स और खासकर हमने जो लूप होल्स हैं उनके बारे में आज डिटेल डिस्कशन की। तो सर बताइए, ओवरऑल स्टॉक मार्केट में जो सेक्टर्स वाइज परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है, कुछ बिलो द एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स अनाउंस हुए और कुछ हायर द एक्सपेक्टेशन हुए, तो कौन से सेक्टर आपको लगते हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, आउट परफॉर्म किया? आई डोंट बिलीव कि एनी सेक्टर इज परफॉर्म बिलो एवरेज, मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर रहा या अबव रही है, मैं समझता हूँ। मतलब बिलो किसी भी सेक्टर के अंदर किसी भी चीज में नजर नहीं आया फिलहाल हमें। सर बैंकिंग ने तो बड़ा डिसअपॉइंट किया, डिविडेंड बहुत कम दिए, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं मार्केट के ऊपर अब तक नहीं आ रहा। सफर भी बहुत किया, बैंकिंग सेक्टर ने पिछले 2-3 सालों के अंदर सफर भी बहुत किया। ये तो इस दफा उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये प्रॉफिट्स जो हैं वो उनकी एक्चुअल अर्निंग की वजह से नहीं आए। ये आपके जो टीबिल्स के अंदर ये जो इन्वेस्टमेंट थी आपकी, इसकी वन टाइम आपकी जो है वो प्रॉफिट्स आपको नजर आया है। ये आने वाले वक्त में आपको बैंकिंग सेक्टर का इतना बड़ा प्रॉफिट नजर आएगा नहीं, लेकिन ओवरऑल सेक्टर्स के अंदर परफॉर्मेंस और बेहतर है। जिस तरह सीमेंट सेक्टर के अंदर बेहतर है, फर्टिलाइजर में बेहतर है, आपकी एनपी सेक्टर में बेहतर है। तो ये मेन सेक्टर है जिसका मैंने कहा ना, ये आपका ब्रेड एंड बटर है स्टॉक मार्केट का। आपका इंटरनेशनल इन्वेस्टर इस चीज को देखता है, लेकिन हमारे यहाँ ये हो रहा है कि जैसे ही वॉल्यूम्स मार्केट में आते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर, तो फौरी तौर पे आपका जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो सेल साइड पे आ जाता है रादर देन कि वो बाई साइड पे आए। इसी उसकी वजह मैंने आपको बताया ना कि उसकी वजह ये है कि आपकी मार्केट में डेप्थ नहीं है। अगर अभी भी एंग्रो के अंदर 8-10 लाख शेयर का काम हो रहा
रहा हो, ओजीडीसी में 5-7 लाख शेयर का काम हो रहा हो, तो ब्लू चिप्स में काम हो रहा हो, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब आप उसमें टीआरजी में इंटरनेशनली ऑयल प्राइस और फिर इसका इम्पैक्ट यहाँ पर, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। मैं इसमें से भी कहता हूँ, अब आप टीआरजी में 5 करोड़ शेयर का काम कर दें, आप एसगढ़ 9 में 3 करोड़ का काम कर दें, आप नेटसोल में 2 करोड़ का काम कर दें, एक हाउस से दूसरे हाउस में, दूसरे आईटी सेक्टर चल रहा है, ये बात तो फैक्ट है। कोविड के बाद हमने देखा ही यही है कि आईटी सेक्टर में 100% से भी ज्यादा ग्रोथ हुई है। नहीं, यू आर राइट, बट व्हाट आई एम सेइंग कि आप 2 करोड़ के शेयर्स के ट्रेडिंग में या 5 करोड़ की ट्रेडिंग में आप मार्केट के बाद ये देखते हैं कि सेटलमेंट कितने रेशियो पे हुई है। सेटलमेंट आपकी जो है वो 30-40% के ऊपर हो रही है आपकी, तो इट मींस के डेट मार्केट में जो है ना 50-60% है आपकी मार्केट के अंदर, और थर्ड टियर के अंदर आपके ये वॉल्यूम्स आते हैं जो कि 100-125 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम होते हैं। अच्छा, ये लेवरेज पे होता है काम या रेगुलर? ये रेगुलर ट्रेडिंग, डे ट्रेड के ऊपर भी रेगुलर भी ट्रेडिंग हो जाती है। जो आदमी 10 लाख शेयर की जो है वो डिलीवरी ले सकता है, वो 1 करोड़ शेयर का डेली काम भी कर सकता है ट्रेडिंग के अंदर। तो इसलिए मैंने कहा कि सेटलमेंट रेशियो बहुत कम है। सेकंडली है कि थर्ड टियर के अंदर बहुत ज्यादा काम होता है आपका। तो मेन इस वक्त जो चंक है ना मार्केट में 70% का, वो थर्ड टियर स्टॉक्स के अंदर है। अगर आप ओवरऑल मार्केट के अंदर निकालें लेवरेज प्रोडक्ट्स को, तो तकरीबन 20 से 30% जो है मार्केट के अंदर वो काम हो रहा है। इसी की वजह है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर जैसे ही देखता है कि ओजीडीसी में कोई बायर आया, सेलर आया बड़ा, 5 मिलियन 10 मिलियन का काम हो, तो फौरी तौर पर वो सेल कर देता है और अपनी पोजीशन को ऑफलोड कर देता है। एफएटीएफ की जहां तक आपने बात की थी, देखें एफएटीएफ एक कंसर्न है, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है, और एफएटीएफ के लिए पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बेहतर काम किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि जून है, जून के बाद फिर हो सकता है अक्टूबर तक भी आपको जाना पड़े, लेकिन इंशाल्लाह इस साल में उम्मीद है कि इस साल में हम उससे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर होने के बाद डेफिनेटली आपका स्टांस बेहतर हो जाएगा, चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी आपकी। लेकिन फिलहाल फॉर द टाइम बिंग मैं समझता हूँ हमारे गिर्द एक बाउंड्री है, तो वो थोड़ा सा हमें जो है वो हदें हमारी थोड़ी बढ़ जाएंगी, तो उसका इम्पैक्ट अच्छा आ सकता है। अभी हमें थोड़ा सा बाउंड किया हुआ है। डेफिनेटली इंटरनेशनल लॉबी जो पाकिस्तान के खिलाफ है वो तो अपना पूरा काम करती है, उसका तो काम है ये काम करने का। तो जाहिर बात है हम कितनी भी एफर्ट्स कर लें, इंटरनेशनल लॉबी का एक थोड़ा सा पॉलिटिसाइज हो गया है ये एफएटीएफ। हमने देखा 2 साल के अंदर काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा रेगुलेटरी इश्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं। लेकिन आप ये देखिएगा कि ये इंशाल्लाह निकलने के बाद जब हमने 27 पॉइंट्स पूरे कर लिए अपने और हमने इसकी कंप्लाइंस पूरी कर ली है, तो आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के अगले 30-40 साल के लिए ये बहुत बेहतरी होगी। अभी तो मुश्किल है, मतलब थोड़ी सी मुश्किल लगती है आपको, क्योंकि वो, लेकिन जब चीज़ें बेहतर होती हैं तो आप ये मुश्किल वक्त भूल जाते हैं अपना। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 4-6 महीने ये मुश्किलात रहेंगी, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले 30-40 सालों में ये कंप्लाइंसेस होने के बाद आप इंटरनेशनली मैं बात करना चाह रही थी एग्जैक्टली इंटरनेशनल फ्रंट पे क्या दिखाई दे रहा है? कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हैं पाकिस्तान के लिए। एट द सेम टाइम हमने एफएटीएफ का रिजल्ट तो देख लिया है, लेकिन उसके बावजूद हम प्रॉपर्ली, जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका का अभी रिलेशन दिखाई दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा था, बहुत कामयाब दौरा था। इसी तरीके से डिफरेंट जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके साथ कैसे देख रहे हैं बायलैटरल रिलेशंस? देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के बारे में जो एक स्टैम्प लगा हुआ था वो ये था कि यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, और ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान में नहीं है। ये पिछले 2 सालों के अंदर इन 2 चीज़ों के ऊपर ही सिर्फ काम किया गया है। मतलब आवाम की बारी मैं समझता हूँ इसलिए अभी तक नहीं आई है, जिस वजह से आवाम परेशान भी है, और काफ़ी हद तक बात सही भी है उनकी कि पेट्रोल के प्राइसेस, बिजली के प्राइसेस और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हम इस तरह से नहीं कर पाए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो करप्शन और ट्रांसपेरेंसी थी ना, सबसे पहले उस पर काम करना था। अगर ये 2 चीज़ें आपकी ठीक हो गई हैं तो आने वाली नस्लों के लिए या आने वाली 7 नस्लों के लिए आपके लिए बहुत बेहतर होगा ये। तो पाकिस्तान का इमेज इस वक्त इंटरनेशनली इस तरह से है कि पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है, पाकिस्तान में करप्शन को कंट्रोल किया जा रहा है, और ये मैं खुद भी इसका विटनेस हूँ और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि बहुत से ऐसे काम हैं जो पहले पैसे देके किए जाते थे, अब वो पैसे देके नहीं होते, अब वो मेरिट के ऊपर होते हैं। तो उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह यही है कि जब ट्रांसपेरेंसी आएगी चीज़ों के अंदर, करप्शन आपकी ख़त्म होगी, तो आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के बारे में ये समझा जा रहा है कि जो हुकूमत जिस तरह से काम कर रही है उसमें नो डाउट नंबर्स हमारे इतने अच्छे नहीं है, इतने अट्रैक्टिव नहीं है इकॉनमी के, पब्लिक के लिए इतना ज़्यादा हमने रिलीफ नहीं दिया अभी, क्योंकि हमारे पास खजाने में कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो बात ये है कि लेकिन टाइम बाकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, काफ़ी ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है। चलें नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज ऑफ फॉरेस्ट के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,03,950 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 89,215 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर 1743.41 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 62.26 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 65.19 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 190 रुपीज़, सेलिंग वॉज 192, यूके पाउंड बाइंग रही 219.50, सेलिंग वॉज 222.50, यूएस डॉलर बाइंग रही 158 रुपीज़, सेलिंग वॉज 158.60, चाइनीज yuan बाइंग एट 24.90, सेलिंग वॉज 25.05,
Saudi Riyal buying at 41.50, selling was 42 rupees. UAE Dirham buying at 42.50, selling was 43 rupees. Kuwaiti Dinar buying rahi 500 rupees, selling was 502.50. And lastly, Omani Riyal buying rahi 410.50 and selling was 412.50. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनली हम देख रहे हैं ऑयल प्राइस का भी इम्पैक्ट आ रहा है पाकिस्तान में लोकल मार्केट में। एट द सेम टाइम गोल्ड प्राइस भी काफ़ी हद तक घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आजम साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। गोल्ड के ऊपर मैं चाहूँगी एक लास्ट लाइन आप कॉमेंट कर दें प्लीज़। मैं समझता हूँ कि गोल्ड के प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो चुके हैं और इस वक्त गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना या उस तरफ जाना लोगों के लिए अट्रैक्टिव नहीं है और वो उसमें काफ़ी स्टक हो सकते हैं और प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान में और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाके इन्वेस्टमेंट करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि वहाँ से गोल्ड पे इनकैश करके पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं, पाकिस्तान के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आने वाले वक्त में बहुत बेहतर रिटर्न मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आजम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस हमने आज इकोनॉमिक टर्म्स पे और एट द सेम टाइम मार्केट के ऊपर भी डिटेल डिस्कशन की। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।